the image of the point 4, 2 with respect to line L is equal to 0, then find equation of line L. चलो इसको करो. Then find equation of line L. मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और उसी में उन्हीं क्वेश्चंस में मैं तुम लोग को थ्योरी बताता जाऊंगा. चलो क्या आंसर आया? किसी का आंसर आया? तो देखो, जैसे मान लो ये लाइन एल है, ये पॉइंट है -2, 6 और ये जो है ये पॉइंट है 4, 2. ठीक है, और ये मिरर लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे के इमेज है. तो हम लोग को इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना है. अच्छा, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है. वो दो इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए? पॉइंट और स्लोप. एक पॉइंट मिल जाए लाइन पे और एक स्लोप मिल जाए. अच्छा, तो क्या मेरे को लाइन के ऊपर पॉइंट मिल सकता है क्या? इससे स्लोप तो मिल सकता है. ये वाला पॉइंट मिल सकता है, इन दोनों का मिड पॉइंट. जैसे पॉइंट पी हम लोग क्या लिखेंगे? x1 + x2/2, y1 + y2/2. तो 1, 4 आ जाएगा. अच्छा, लाइन एल का स्लोप मिल सकता है? कैन आई फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एल? हाँ सर, परपेंडिकुलर है वो 2 पॉइंट्स के लाइन से. बोलो. सर आपको हमारी आवाज आ रही देखो, है? इसका स्लोप निकाल लिया. इसका स्लोप क्या होता? नहीं आ रही. 6 - 2 होल अपॉन -2 - 4, मतलब -2/3. तो अब ये और ये तो परपेंडिकुलर है,
मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 3/2। अब देखो हम लोग को लाइन के ऊपर, नहीं मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, नो आई कैन नॉट हियर यू। सर अभी? हाँ अभी आई, अभी आई, अभी बोलो सर तुम लोग। हम लोग तब से बोल रहे थे। ओ मेरे को नहीं सुनाई दे रहा था, मेरे को लगा कि यार क्या हो गया। चलो इतना क्लियर है। हाँ, सो नाउ सिंस एवरीथिंग इज राइट, तो अब हम लोग को स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया। अब देखो स्लोप अगर 3/2 है तो वो शॉर्टकट तरीका बताया था ना, y इज इक्वल टू 3/2x वाला, मतलब 2y2y minus 3x. 3x इज इक्वल टू, अब वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल दिए, 4 × 2 8 माइनस 3 × 1 3, मतलब 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसको अगर वो परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से करने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग को भाई लाइन का इक्वेशन भी तो पता होना चाहिए था ना, तब होता। अब यहाँ पे तो लाइन का इक्वेशन उल्टा फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सो जो लास्ट क्वेश्चन था वो एक वार्म अप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये गिवन है कि a/√BC -2 इज इक्वल टू रूट ऑफ b/c प्लस रूट ऑफ c/b, जहाँ पे a b c तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। a b c क्या है, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। देन फैमिली ऑफ लाइंस रूट a x प्लस रूट b y प्लस रूट c इज इक्वल टू 0 always passes through a fixed point, then find that fixed point, then find that fixed point। ए है 1, ऑप्शंस लिख लेते हैं, 1,1, बी है 1,-2, सी है -1,2 एंड डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, -1,1। चलो ये अपना क्वेश्चन है।
हम्म, ये कैसे टाइप का क्वेश्चन है, किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिलेटेड है कॉन्करेंसी से, किससे रिलेटेड है, कॉन्करेंसी वाले टॉपिक से। कॉन्करेंसी वाला टॉपिक में ही तो होता था ना कि दे ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग को याद है, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते थे, उसमें हम लोग एक ए बी सी में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, ए बी सी में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते थे, फिर उसको इससे कंपेयर करा देते थे। हाँ बोलो बच्चों, साउंड आ रही है? यस सर। सर हेलो, हाँ सर आवाज़ आ रही है। आ रही आवाज। तो मैंने इस रूट बी सी को जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस टू रूट बी सी इज इक्वल टू रूट बी सी जब इधर मल्टीप्लाई होता तो क्या बन जाता, बी, और रूट बी सी जब इधर मल्टीप्लाई होता तो क्या बन जाता, सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस टू टाइम्स रूट बी सी। तो रूट बी प्लस रूट सी द होल स्क्वायर हो गया। रूट और ये बी प्लस रूट सी द होल स्क्वायर हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट बी प्लस रूट सी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी सब पॉजिटिव है। अब देखो, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई टाइप का। यस, ये समझ में आया? अच्छा, इससे क्या आता, इससे आता कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू 0। और इससे क्या आता, इससे आता कि माइनस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करता, वो बोल सकता है। समझ में आया? अब देखो, ये जो सेकंड वाली चीज है ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, तो इन तीनों का सम 0 हो सकता है क्या, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी? नो सर। नहीं, इसका मतलब यही पॉसिबल हो सकती है कि माइनस रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखो, इसको कंपेयर कराएंगे हम लोग, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे x की जगह किसने ली, एक तरीके से -1 ने, और y की जगह किसने ली, वन। +1 ने। इसका मतलब जो फिक्स पॉइंट होता वो क्या होता, -1 कॉमा +1। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। मुझे ऐसे क्वेश्चन में डाउट आता है कि हाँ, स्ट्रेट लाइन का जो TWT हुआ था ना, स्ट्रेट लाइंस वाला TWT, हाँ सर उसमें भी सर एक ऐसा क्वेश्चन था इक्वल टू 20 वाला, वो भी बता सकते हैं? अच्छा, देखो मैं पहले क्वेश्चन पेपर खोजता हूँ, मैं तब तक एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वो वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ओ ए बी सी
एक रेक्टेंगल है जहां पे OA 3 यूनिट्स का है, OC 4 यूनिट्स का है एंड AD जो है वो 1.5 यूनिट्स का है, और उसका डायग्राम जो है कुछ ऐसे बन रहा है। वो जो रेक्टेंगल है वो कुछ ऐसे टाइप का है। ऐसे और ऐसे, O A, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है। BC, जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये वाला D है और ये OB है। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ OB, दिस वी हैव टू फाइंड। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ OB। हेलो, साउंड आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक, मैंने एक्चुअली एयरफोन चेंज किया, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। ये वाला किसी का आंसर आया क्या बच्चों?
पेपर का कौन सा क्वेश्चन था वो? 20s में था कुछ। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है, रूट ए प्लस रूट डी इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। एक मिनट सर, आपको क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन भेज दो मेरे को। ट्वेंटी क्वेश्चन का तो पेपर ही है, तो 20s में क्या ही होगा। सर 16th क्वेश्चन। 16th वाला 5a प्लस 4b प्लस 20c। हाँ सर वो। ओके, इसको करने के बाद फिर इसको करते हैं। चलो, ये वाला हुआ क्या स्टूडेंट? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, OA जो है वो इन्होंने क्या बोला, 3 यूनिट्स है, और OC क्या बोला, 4 यूनिट्स है। मतलब बताओ कि OB कितना होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट्स होगा। पाइथागोरस से 5 यूनिट्स हो जाएगा। इस बात से अग्री करेंगे? अच्छा, AD जो है इन्होंने बोला कि 1.5 है, और OC और AB तो इक्वल होते ना, तो DB क्या होता है बताओ? 2.5 2.5 होता DB। हाँ सर। ठीक है, तो अच्छा, अगर मैं AD अपॉन DB निकालूं तो वो क्या आता है? 1.5 अपॉन 2.5 बोले तो 3/5 आता है। 3/5 3/5 आता हमारा। अच्छा, क्या यही जो है वो OA अपॉन OB भी है क्या? OA अपॉन OB, हाँ सर, तो एंगल बाइसेक्टर हो गया वो। हाँ, इसका मतलब कि तो ये 90 वाली, माइनस 37/2 हो गया। तो OD जो है वो एक तरीके से एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? बताओ जल्दी से। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ AOB, एंगल AOB, ऐसा लिख सकते हैं ना? इसका हाँ मतलब सर। ये एंगल अगर आपका थीटा होता तो ये भी एंगल थीटा होता। अच्छा, जो ये वाला ट्राइंगल है OAD वाला ट्राइंगल, OAD वाला जो ट्राइंगल है आपका, वो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका हम लोग tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताओ? 1.5 अपॉन 3 हाफ। लिख सकते हैं, मतलब हाफ। तो इसका मतलब इसका भी tan थीटा हाफ हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ OB जो है वो क्या है? वो अल्टीमेटली tan थीटा ही तो होगा ना, क्योंकि थीटा जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल है OB के लिए। तो स्लोप ऑफ OB इज व्हाट? हाफ। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। सो सबको क्लियर है, सारे बच्चों को? किसी को डाउट? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? लेट्स सी वो डाउट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 16 था ना? कि क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा बोला गया है कि 5a प्लस 4b प्लस 20c माइनस t is equal to 0 and
ax plus by plus c minus 1 is equal to 0। तो ये रिलेशन है और ये लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट है। देखो अगर ये लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट है तो x by 5 is equal to y by 4 is equal to c minus 1 whole upon 20c minus d। 5a plus 4b 20c minus 20। अब इसमें आंसर क्या 20 है क्या इसका आंसर? हाँ सर 20 है ना, ठीक है। चलो ये नहीं करते, सर किसकी वैल्यू निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है अपने को, जो है टी फाइंड करना है। इट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो हम लोग को पता है क्या करना चाहिए, कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो जो उसका कांस्टेंट टर्म है ना वो सेम बना देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 20c माइनस टी है, तो पहले मैंने 20c बनाने का सोचा तो इंटू 20 कर दिया, तो 20ax प्लस 20by प्लस 20c माइनस 20 इज इक्वल टू 0। समझे? अब इसको इसके बराबर कर दिया, तो 20c माइनस टी इज इक्वल टू 20c माइनस 20। तो इससे t की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अच्छा अगर अब मेरे से कोई पूछे था कि भाई बताओ वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, तो अब हम लोग वो फिक्स पॉइंट भी फाइंड कर सकते थे। जैसे ये है और ये है, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे a का कोफिशिएंट 20x है, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट 20y है। तो वो जो फिक्स पॉइंट आपका होता वो क्या होता? 1/4 और 1/5। सॉरी 1/4 और y की वैल्यू 1/5। वैसे तो क्वेश्चन में केवल t की वैल्यू पूछी है इन्होंने, केवल क्वेश्चन में केवल t की वैल्यू पूछी है, तो आपके 20 हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है कि हुआ क्यों, मतलब हमने अगर कांस्टेंट टर्म इक्वल कर दिया तो डायरेक्टली हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी जैसे मान लो कि ऐसा दिया हो, जैसे a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, हाँ, और ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये abc में एक रिलेशन दिया हुआ है। अब जैसे मान लो पहले मैंने इसके कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर दिया, तो पूरे इक्वेशन को मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने पे क्या बन जाता है? a/3 प्लस 2/3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तुम ऐसा सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 2/3 डाल देता, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाता? वो a/3 हाँ प्लस 2/3b प्लस c बन जाता। और ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया और राइट हैंड साइड 0 हो गया। इसका मतलब कि 1/3 2/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो irrespective of what a, b and c are, for different values of a, b and c, x की वैल्यू 1/3 और y की वैल्यू 2/3 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, मतलब 1/3 2/3 वाला पॉइंट हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो ये फैमिली ऑफ लाइंस बताएगा, दिस विल इंडिकेट फैमिली ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस, लेकिन वो सारी के सारी
1/3 कॉमा 2/3 से पास कर रहे हैं। समझे रीजन? सर तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दे और फिर पॉइंट भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहला काम तो कि दोनों का जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले सेम बना देना है तुमको। ठीक है, जैसे ही कांस्टेंट टर्म सेम हुआ उसके बाद जो a का कोफिशिएंट है, इधर x है और इधर जो a का कोफिशिएंट होता है जैसे 1/3 है, वो लोग इक्वल हो जाते हैं। फिर इधर b का कोफिशिएंट y है और इधर b का कोफिशिएंट 2/3 है, वो लोग इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ सर समझा। चलो गुड। सो हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि vertices of a variable triangle is 3/4, ये पहला वर्टेक्स है। दूसरा वर्टेक्स है 5 cos थीटा, 5 sin थीटा, और तीसरा वर्टेक्स है 5 sin थीटा, -5 cos थीटा। ठीक है, देन फाइंड द लोकस ऑफ orthocenter of the triangle. Then find the locus of orthocenter of the triangle. इसके मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है x + y - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - y - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दूसरा ऑप्शन है x + y - 7 का होल स्क्वायर माइनस x - y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तीसरा ऑप्शन है x + y - 7 का होल स्क्वायर प्लस x + y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एंड फोर्थ ऑप्शन है ये फोर्थ ऑप्शन।
कौन सा आंसर? ए। नहीं, ए नहीं है। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो ए वाला कोऑर्डिनेट है 3,4, फिर बी वाला कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो थोड़ा और टाइम देना। थोड़ा और टाइम चाहिए, चलो करो। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ सर। यस सर। सो हुआ किसी का? देखो इसमें खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अगर तुम तीनों कोऑर्डिनेट्स को देखो, बताओ इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को देख के मैं क्या खास बात कह सकता हूँ? एनीथिंग? तो एक x इक्वल टू एक लाइन है। क्या हुआ सर ए का जो कोऑर्डिनेट्स है, हाँ सर लाइक 3 4 5 ट्रायंगल बनाए तो 3 4 5 सबका ये हो गया। सर राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं, सर लेकिन राइट हम एंगल लोग ऐसा कह नहीं सकते, आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं, लेकिन जैसे अगर तुम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, ए का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा? 5 5। बी से ओरिजिन का डिस्टेंस वो भी 5 आएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। 5 और सी से ओरिजिन का डिस्टेंस 5। मतलब ओरिजिन जो है
origin वो centroid हो गया क्या? सेंट्रॉइड नहीं बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ओरिजिन नहीं, ओरिजिन जो है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट है। इन सेंटर, अब क्या मजाक कर रहे हो, परसों एग्जाम है लोग सॉरी सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर, ओरिजिन क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अग्री करोगे? सरकम सेंटर ही तो ऐसा पॉइंट होता है ना जो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होता है। मतलब तुमको क्या पता चल गया कि तुम्हारा जो ट्राइंगल का सरकम सेंटर है दैट इज ओरिजिन। अच्छा, कौन सी चीज निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है? centroid सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, हाँ सर मतलब 3 प्लस 5 cos प्लस 5 sin बाई 3 4 प्लस 5 sin माइनस 5 cos बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर चलो बढ़िया। अब हम लोग को सरकम सेंटर नोन है, सेंट्रॉइड नोन है, और ऑर्थो सेंटर का लोकस फाइंड करना है। ONGC से निकाल सकते हैं। बस काम खत्म, ONGC से निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, याद है ना ये 2:1 वाला जो रेशियो होता है। हाँ सर तो मैं कैसे लिखता, जैसे सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लिखता, 3 प्लस 5 कॉस प्लस 5 साइन बाय 3 is equal to 2 times circumcenter. Now circumcenter is origin and the ortho center is h comma k, जिसका locus find करना है। तो 2 into 0 plus 1 into h whole upon 3, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, 3 plus 5 cos plus 5 sin। सिमिलरली जो k की वैल्यू आती तुम्हारी वो यही न्यूमरेटर आ जाता, 4 plus 5 sin माइनस 5 cos। इतना समझ में आया सबको? अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब हम लोग को cos और sin को सब्जेक्ट बना लेना चाहिए और cos Square स्क्वायर and- प्लस sin स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखो अगर मैं दोनों इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया और दोनों को ऐड कर दिया, तो आई विल हैव h प्लस k माइनस 7, दिस विल गिव अस 10 sin। अग्री करोगे दोनों को ऐड करने पे? और अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो h माइनस के प्लस 1, दिस विल बी 10 cos। बोलो अब क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग पे क्या हो गया, h प्लस के माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता, 1 हो जाता। बस यही तो हमारा आ गया लोकस का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लोकस। बस अब क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे और a को y से। ठीक है, तो क्या ये बात, सर आप वो वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो जहाँ पे आपने सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट किया h/3 से? ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया ना, देखो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट ये हो गया, फिर 2 into 0 प्लस 1 into h, तो 2 into 0 प्लस 1 into h मतलब h बन गया होल अपॉन हाँ सर सेक्शन प्लस फॉर्मूला। दिस। हाँ सेक्शन फॉर्मूला आया समझ में? हाँ सर सर थोड़ा ऊपर जाइए ना, नोट कर लें।
चलो लिख लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम बनाता हूँ मैं पहले इसके लिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। A slides on x axis and C slides on y axis, और ये लेंथ तो दी हुई है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है? फाइंड लोकस ऑफ बी, बी का लोकस फाइंड करना है। We want to find the equation of locus of B. We can have few options. A option है y is equal to x. B option है dy is equal to 4x. C option है 4y is equal to 3x. And D option है x plus y is equal to 0.
यस गुड सत्यम, बहुत अच्छा। चलो इसको किया जाए क्या? इसको करने के लिए सबसे पहले एक बात बताओ कि जो क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी हो रहा होता, वो कैसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता? साइक्लिक। साइक्लिक होता। वेरी गुड, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता। चलो अच्छी बात। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है सर्कल के अंदर कि एक, हाँ, एक यूनिक सर्कल होता जो इन चारों वर्टेक्स से पास कर रहा होता, ऐसे टाइप का। सर एसी डायमीटर हो जाता है। एसी डायमीटर। हाँ चलो, एसी डायमीटर भी हो जाता इसमें। ओके, अच्छा एसी डायमीटर होता, कोई बात नहीं। उसकी बजाय क्या, अच्छा जिसका लोकस फाइंड करना है उसको, जैसे मान लो हम लोग ने एच कॉमा के मान लिया और मैंने ओ और बी को ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ओ और बी को ज्वाइन कर दिया। सर वो OCA के बराबर हो जाता है OBA। ओ बी ए और OCA इक्वल ओ सी ए इक्वल हो जाता। अच्छा ठीक है, हाँ वो भी एंगल इक्वल होता। अच्छा उसकी बजाय मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो बीसी वाला कॉर्ड ये वाला एंगल बनाता से थीटा एंगल, या इसकी बजाय ए बी वाले कॉर्ड के बारे में सोचो। जो ए बी वाला कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बनाता से थीटा, तो ए बी वाला कॉर्ड यहाँ पे भी वही सेम एंगल बना रहा होता थीटा। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। बोलो बच्चों, हाँ सर। ये चीज समझ में आई तुम लोग को? अच्छा, ट्राइंगल ए बी सी से हम लोग टेन थीटा के बारे में कुछ लिख सकते हैं क्या? 4/3। अच्छा टेन थीटा जो है OB का स्लोप स्लोप ऑफ ओबी का स्लोप भी होता टेन थीटा, हाँ सर। है ना? एंड दैट इज 4/3। ओबी का स्लोप भी टेन थीटा होता एंड दैट इज 4/3। तो ओबी का स्लोप पे कैसे लिख सकता था? k - 0 होल अपॉन h - 0, मतलब k अपॉन h इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स 4h - 3k इज इक्वल टू 0, या h को x से रिप्लेस कर दिया और k को y से रिप्लेस कर दिया, तो 4x - 3y इज इक्वल टू व्हाट? 0। समझ में आया वाला क्वेश्चन? हाँ इसका सर। कोई और मेथड है? इसका कोई और मेथड भी है क्या? इसका कोई और मेथड पता नहीं, बहुत लंबा हो जाता, तो
ठीक है। सर क्योंकि एक्चुअली मैंने 2-3 फॉर्मूला निकाले, मतलब डिस्टेंस फार्मूला और स्लोप से, बट उससे हाँ इक्वेशन सर। भी आ रहे थे। उससे वो फिर के इक्वेशन सर, एक तो स्लोप को मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को -1 कर दिया, बट सर उससे इशू क्या हो रहा था ना कि वेरिएबल 4 हो जा रहे थे ना। सर पैरामेट्रिक फॉर्म भी ट्राई किया। हाँ सर, वेरिएबल 4 हो जा रहे थे और इक्वेशन 2 से 3 आ रहे थे। हाँ, तो फिर देखो जितने ज्यादा वेरिएबल्स क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उतना ज्यादा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जैसे स्ट्रेट लाइंस हो या सर्कल्स हो, इसके क्वेश्चंस अगर हो, तो अगर जो हम लोग के पास ज्योमेट्री अवेलेबल है, कितनी ज्योमेट्री, ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई ज्योमेट्री, जितनी 10 तक ज्योमेट्री पड़ी है, अगर वो कहीं लग जा रही हो तो उससे हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को बस तुमको ज्योमेट्री से ही सोचना है, तो फिर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर ज्योमेट्री से सोच लिया तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा मतलब 90% क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर कन्वेंशन तरीके से होंगे, कन्वेंशनल वे से। बाकी के रिमेनिंग 10% क्वेश्चन ज्योमेट्री से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं मतलब वैसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें मतलब बच्चे ज्यादा जल्दी फंस सकते हैं या उसको कोई इजियर तरीका हो सॉल्व करने का। सो वी आर डूइंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 3,4, वहां से एक लाइन आई, वाई एक्सिस को स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसने एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक किया और फिर रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, और इसने जो है पॉइंट 8,2 से पास किया। तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, देन फाइंड व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए।
यस। तो जो दोनों के बीच में लाइन है उस पे क्यों एरो है? क्या कह रहे हो? वो बीए जो लाइन है उस पे भी एरो है, तो वो किसके पैरेलल है? ये लोग पैरेलल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये इसके पैरेलल है। मैंने बस क्या बोला, मैंने बोला कि लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, फिर रिफ्लेक्ट हो, फिर एक्स एक्सिस पे मिली और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। सर बट पैरेलल ही होंगे ना। सर लाइट है तो फिर सर वो दोनों तो पैरेलल ही होंगे। देख सकते हैं, जैसे मान लो ये अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रही है तो ये भी थीटा बनाती, तो ये थीटा होता, ये भी थीटा होता, हाँ ये भी थीटा होता, पैरेलल होती। चलो अब इसका अप्रोच कैसे बनेगा वो देखो। याद है जैसे मान लो मैंने सिखाया था रिफ्लेक्शन वाला, तो जैसे तो 2 पॉइंट्स का x और y के साथ रिफ्लेक्शन लेंगे। हाँ 3,4 का जब y एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन लेता तो वो कहीं यहाँ पे पॉइंट आ जाता, 3,4 वो -3,4। अब फिर याद है वो वाला जो पॉइंट है उसको मैं इससे ज्वाइन करता था तो ये कोलिनियर आ जाता था ऐसे, याद आ रहा है? ऐसे ही 8,2 को जब मैं इससे रिफ्लेक्ट कराता तो वो क्या बनता, एक्स एक्सिस के अबाउट 8,-2 बनता, और उसको जब मैं इससे ज्वाइन करता तो फिर से ये ए बी के कोलिनियर आ जाता। मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया कि 8,-2 और -3,4 ये सब जो है सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लाई कर रहे होंगे, इस वाली लाइन के लॉन्ग। अंडरस्टूड? सो अब देखो, अब हम लोग ने इसका इक्वेशन लिख लिया, लाइन ए बी का इक्वेशन लिख लिया, क्योंकि हम लोग को 2 पॉइंट्स नोन है तो स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप जो है 6/-11 आ जाएगा, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 11y + 6x इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग को तो एक पॉइंट पता है -3,4 पड़ता है, मतलब 44 - 18, ठीक है 26 आ गया। इतनी बात क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके, अब ए वाला पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? y को गड़बड़ 0 हुआ डाल। है क्या? y को 0 डालना है। 8, -2 -3,4 तो 6, -11 चलो ठीक है, y को हम लोग 0 डाल देते हैं ये वाला पॉइंट निकालने के लिए। तो 6x इज इक्वल टू 26, मतलब x इज इक्वल टू 26/6, मतलब 13/3। तो ए वाला पॉइंट क्या आ जाता, 13/3, 0। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोलिनियर क्यों हुआ? एक मिनट, वो इसलिए हुआ क्योंकि देखो जैसे से ये मिरर है, यहाँ से एक इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो जैसे मान लो ये एंगल अगर थीटा होता तो
इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या चाहूंगा कि ये एंगल भी थीटा हो जाना चाहिए। हाँ सर वापस बोलो। हाँ वापस रिपीट कर। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा यही कहने का मतलब ना कि ये वाला जो पॉइंट है वो उसको इससे ज्वाइन करेंगे तो फिर वो Linear स्ट्रेट क्यों? लाइन के अलॉन्ग क्यों आएगा, हाँ सर, यही डाउट है ना। हाँ हाँ सर वही डाउट है। हाँ, तो जैसे मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा हुआ, ठीक, और ओवरऑल तो एंगल 90 होता है, तो ये कितना हाँ, होता, 90 माइनस थीटा, और इसको भी 90 माइनस थीटा होना पड़ता। तो जैसे मान लो इस एंगल को x होना है ताकि ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो इन चारों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब हाँ सर हो भी रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस x, दिस शुड बी 180। तो इससे जो है तुम्हारी x की वैल्यू बताओ क्या आ गई, थीटा आ गई। मतलब कि अगर मेरी लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से थीटा एंगल बना रही है, तो अगर मैं इस लाइन को कंटिन्यू कर देता ऐसे ही, तो वो मिरर से दूसरे डायरेक्शन में भी थीटा एंगल बना रही होती। अब जब मैं इसका इमेज ले लेता हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये लोग कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ सर, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो जैसे ये थीटा बन गया, इसका मतलब इसको जब इससे ज्वाइन करोगे तो ये इसी वाले लाइन के का एक्सटेंडेड वर्जन आ रहा होगा। ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2, -1। ठीक है, और जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो बी डी जो है वो क्या है, वो एल्टीट्यूड है। बी डी इज द एल्टीट्यूड, और उसका इक्वेशन है 7x माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड जैसे मान लो ये वाली लाइन बीई, ये जो है एंगुलर बाइसेक्टर है। बीई क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर है बी वाले एंगल का, और उसका इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, और ए का कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है 2, -1। हम लोग को इक्वेशन ऑफ BC फाइंड करना।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो अब इसमें जो है एक प्रॉपर्टी यूज होती है जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताई हुई है कि इमेज ऑफ वर्टेक्स इन एंगुलर बाइसेक्टर lies on opposite side of the triangle। मतलब जैसे A वाला वर्टेक्स है, ठीक है, और BE एक एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इसका जब मैं इमेज लेता ना, A का जब मैं इमेज लेता अबाउट द लाइन BE, तो वो इस साइड पे लाई करता, BC पे लाई करता A डैश। एक्चुअली होता क्या कि वो इस साइड को जब एक्सटेंड करते हैं वहां पे लाई करता है, खैर उतनी जरूरत नहीं है, तो ये BC पे लाई करता। तो क्या हम लोग A डैश फाइंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग को A का कोऑर्डिनेट पता है और एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन पता है। अच्छा, क्या मैं B का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूँ? कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B? यस, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। बस BD और BE को सॉल्व करोगे तो B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। Now since you can get B as well as A dash, 2 पॉइंट फॉर्मूले से BC का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो A डैश मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी मैं दूसरे में फिर से सोच रहा था, उससे बहुत लंबा।
नहीं, प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सारी याद रखो। मैं तुम लोग के ग्रुप पे नोट्स भेजे हैं कि नहीं, स्ट्रेट लाइंस के हैंड रिटन नोट्स? सर आपने लास्ट क्लास में नहीं देखी? हाँ नहीं Last ये नहीं, मतलब जो ओवरऑल पूरे चैप्टर के नोट्स हैं, नहीं जो सर, यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो नहीं। ठीक है, वो मैं नहीं। अभी भेज दूंगा तुम लोग को, तो उससे तुम लोग को रिवाइज करने में आसानी होगी। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, और पॉइंट कौन सा है, 2, -1। x -2/3 इज इक्वल टू y +1/-2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 2, -1 था, इसमें 2, -1 डालते थे, तो 2, -1 कितना बनता, 6 + 2 + 5 होल अपॉन a² + b²। a² + b² मतलब 3² + 2²। तो ये भी 13 बनेगा और ये भी 13 बनेगा, ऊपर वाला भी, तो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। इन दोनों को इक्वेट करने पर मतलब a' का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -4, -5। फिर बाय सॉल्विंग BD एंड BE, BD और BE को सॉल्व करेंगे तो उससे B का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा। नाउ सिंस वी नो a' एंड B, I can find equation of BC. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छे से टेस्ट देना, सब कुछ पूरा एक बार बस रिवाइज कर लो। हाँ, मैं ये नोट्स भेज देता हूँ, ये वाले आज के जो है। चलिए, गुड बाय।